एल्पेनलीबे की टॉफी जैसे सेंटर में से दबी हुई है और गोल है, सर्कुलर भी है। ये बात है कुछ कपल्स की जिनमें बीमारी देखने को मिलती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बट क्या आपने ये बताया कि ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव का मतलब क्या है, ए बी पॉजिटिव का मतलब क्या है, ए निगेटिव का मतलब क्या है? हाँ, ये जो चोट लगने के बाद ब्राउन से कलर की पपड़ी से नहीं समझाती है, वही है के लिए। इसकी वजह से कुछ पीवाईक्यूज भी सॉल्व करवाऊंगी और ऐसे पूरा चैप्टर टिप्स पे हो जाएगा। ग्रेन्युलोसाइट में मेरे बच्चों फिर से 3 टाइप है। कैसे याद रखोगे? नेबुलम से याद रखना। NEB स्टार्टिंग की 3 ग्रेन्युलोसाइट है। नेबुलम भी ब्लड ग्रुप हमारा हो गया यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ये किसी से भी ब्लड ले सकता है। और O ब्लड ग्रुप हो गया हमारा यूनिवर्सल डोनर, ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। मदर ऑलवेज शुड बी पॉजिटिव, फीमेल ऑलवेज शुड बी पॉजिटिव। यहाँ पर निगेटिव जो देख लो क्या हो गया। जब तुम खुश होते हो, जब तुम डरते हो या जब तुम प्यार में पड़ते हो, एक चीज हमेशा फास्ट हो जाती है, तुम्हारा हार्ट। पर क्या तुम जानते हो काम कैसे करता है? नहीं जानते ना? तो चलो आज देखते हैं। सो हाय स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुदीक्षा और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, जिसमें हम ह्यूमन हार्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। और जो भी मेरे बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर क्लास 11th में आए हैं, उनके लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आराम से पेन पेपर लेके बैठो। इस वीडियो के एंड तक हम ये पूरा टॉपिक भी कवर करेंगे। मैं आपको नीट के बेसिस के लिए, नीट के अकॉर्डिंग कुछ पीवाईक्यूज भी सॉल्व करवाऊंगी और ऐसे पूरा चैप्टर टिप्स पे हो जाएगा। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? एंड तक बहुत मजा आने वाला है पूरे चैप्टर में। ऐसे हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे। अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक देखते हैं। सर्कुलेशन, हमारे चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड में आपको पता है हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, हमारी बॉडी में क्या क्या फ्लूइड होता है। एक तो ब्लड होता है, दूसरा क्या होता है? दूसरा लिम्फ होता है, ठीक है? दोनों का काम क्या है वो हम देखेंगे। तो एक टॉपिक तो हो गया हमारा ब्लड, लिम्फ, ठीक है? उनसे रिलेटेड उनके काम, उनका फॉर्मेशन कैसे बनता है, क्या हो रहा है, वो सब। दूसरा है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन मेरे बच्चों मुझे बताओ, सर्कुलेशन की नीड क्या है बॉडी को? सर्कुलेशन का मतलब है सर्कुलेट करना, घूमना। अब ये घूम क्यों रहा है ब्लड पूरी बॉडी में? तो जैसे आपको अगर कुछ सामान इधर से उधर पहुंचाना है, आपको कुछ ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी। आपको बीच में कोई ऐसा मीडियम चाहिए जिसके थ्रू आप सामान लेकर जा सको। जैसे मान लो आप कुछ ऑर्डर कर रहे हो, तो कुछ बस या कुछ वैन वगैरह में आपका सामान आप तक आ रहा है, एक शहर से दूसरे शहर ट्रेवल कर रहा है। ऐसे ही हमारी बॉडी के जितने भी ज़रूरी चीज़ें हैं, जितने भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हो गए या गैसेस हो गई, हार्मोन्स हो गए, जिनको भी इधर से उधर ट्रेवल करना है, वो सब किसके थ्रू ट्रेवल करेंगे बच्चों? ब्लड के थ्रू करेंगे। अब कुछ वेस्ट भी तो बॉडी बना रही होगी, कुछ ऐसी चीज़ें भी तो होंगी जो यूज़फुल नहीं होंगी और हम चाहते होंगे इनको बाहर फेंक दो। उनको बाहर फेंकने के लिए भी कौन तैयार है? कौन सारा काम कर रहा है? किसने जिम्मेदारी उठाई है? वापस से ब्लड ने। तो हमारा ब्लड बहुत बेसिक है, आप 10th में पढ़ चुके हो ये सब। हमारा ब्लड हमारे रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स भी सप्लाई कर रहा है और वेस्ट को भी बाहर फेंक रहा है। तो ये जितना भी गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, जिसमें ऑक्सीजन बॉडी तक पहुंचाई जा रही है, बॉडी से CO2 को बाहर फेंका जा रहा है, ये सब भी किसके थ्रू होता है? ब्लड के थ्रू, ठीक है? तो ये सब हो गया हमारा सर्कुलेशन का पार्ट। अब इसमें हार्ट का रोल कहाँ है बच्चों? हार्ट क्या करता है? तो हार्ट मेरे बच्चों ये जो सर्कुलेशन करवा रहा है उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि हार्ट वो मोटर है, वो पंपिंग ऑर्गन है जो ब्लड को पंप कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड इजीली पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर पा रहा है। समझ आया? तो ये हमारा बेसिस हो गया पूरे चैप्टर का। अब शुरू करते हैं हम ब्लड से। तो ब्लड की अगर मैं बात करूं मेरे बच्चों, ब्लड में ब्लड हमारा 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहली बात तो ये हमारा कैसा कनेक्टिव टिश्यू है? टिश्यू होता है ना ब्लड, ये तो आप 9th में पढ़ चुके हो। तो मैं लिख सकती हूँ इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। देखो इस वीडियो में ना हम साथ साथ नोट्स बनाएंगे, ये आपको प्रॉमिस मुझे करना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है, ये प्रॉमिस आपको मुझे करना पड़ेगा कि हम साथ साथ नोट्स बनाने वाले हैं, तभी आपको कुछ पल्ले पड़ेगा। वरना अब पढ़ा 1 घंटे बाद शाम तक भूल जाओगे तो क्या फायदा है? इसलिए साथ साथ आप लोग नोट्स मेरे साथ ही बनाते हुए चलोगे। चलो फिर
चलो, तो हमने ब्लड को किया है 2 पार्ट में डिवाइड। कौन कौन से 2 पार्ट हुए? एक पार्ट है हमारा प्लाज्मा, जितना भी लिक्विड पार्ट है ब्लड का, और एक है फॉर्म्ड एलिमेंट। मतलब आप ऐसे इमेजिन करो, हम एक नींबू पानी बनाने वाले हैं, ठीक है। वैसे बहुत सिंपल है, आपको समझ आ ही जाना चाहिए, बट फिर भी आप नींबू पानी बनाते हो, उसमें पानी लोगे, पानी में नींबू डालोगे, शुगर डालोगे, हो सकता है कुछ बच्चे सॉल्ट प्रेफर करें, या फिर वो जो मार्केट से शिकंजी वाला पूरा पैकेट आता है वो डाल दोगे, ठीक है। इन सबको मिक्स करके अब आपका नींबू पानी रेडी है। तो जैसे नींबू पानी का पानी लिक्विड पार्ट है, जिसमें शुगर घुला हुआ है, जिसमें सॉल्ट घुले हुए हैं, वो सब है प्लाज्मा का पार्ट। अब उसमें कुछ नींबू के फाइबर भी घुले हुए होंगे, है ना, छोटे छोटे से दिखते हैं ना नींबू के फाइबर, वो हो गया उसका सेल वाला पार्ट। ऐसे इमेजिन करो। ऐसे ही हमारे ब्लड में एक तो हो गया लिक्विड पार्ट, जिसमें बहुत सारी चीजें घुली हुई रहती है, एक हो गया सेल वाला पार्ट, जिसको हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोल देते हैं, या सेलुलर पार्ट ऑफ द ब्लड बोल देते हैं। तो लिखेंगे जरा इस बात को। हमने बोला एक तो हमारे ब्लड में हो गया प्लाज्मा, ठीक है, एक हो गया प्लाज्मा, दूसरा क्या हो गया? फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है। समझ आया बच्चों? तो ये दोनों पार्ट हो गए हमारे ब्लड के। अब प्लाज्मा कितना है, फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या क्या है, वो सब हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर इनके बहुत बेसिक स्ट्रक्चर पे मैं जाऊं, प्लाज्मा हमारे ब्लड का कितना % पार्ट कवर करता है? ये करता है 55% पार्ट कवर, और फॉर्म्ड एलिमेंट ये करता है 45% पार्ट कवर, ठीक है। अब इस 55% में भी 90% तो मेरे बच्चों वाटर ही है। इस 55% का 90% इज वाटर, ठीक है। अभी उस पर मैं आऊंगी। अब इसमें वाटर के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कुछ प्रोटीन्स है, कितने? 6 to 8% प्रोटीन है, ठीक है। 55 में से 90% पानी हुआ, बचा हुआ 10% में बाकी चीजें हैं, उसमें से कुछ प्रोटीन है। कौन कौन से प्रोटीन है? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, बहुत सारे प्रोटीन्स है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ आयंस भी हैं, सॉल्ट भी है, ठीक है। कौन कौन से आयंस हो सकते हैं? हमारा सोडियम Na पॉजिटिव, Ca पॉजिटिव, Ca डबल पॉजिटिव, Mg पॉजिटिव, बाइकार्बोनेट आयन, बहुत सारे कुछ सॉल्ट या फिर आयंस भी प्रेजेंट है। कौन कौन से? जैसे Na पॉजिटिव, Mg पॉजिटिव, Ca पॉजिटिव और HCO3 निगेटिव। इसके अलावा हमारी गैसेस भी इसी में पड़ी है, जैसे ऑक्सीजन एंड CO2, ठीक है, बहुत आसान। इसके अलावा अभी मैंने आपको बोला हॉर्मोन्स भी सप्लाई किए जा रहे हैं। भाई आपका ब्रेन हार्मोन बना रहा है, पहुंचाना उसको टारगेटेड ऑर्गन तक है। कौन पहुंचाएगा? ब्लड पहुंचाएगा। तो कुछ हॉर्मोन्स भी इसमें हैं। इसके अलावा, हॉर्मोन्स के अलावा कुछ न्यूट्रिएंट्स भी तो हैं भाई, जो हम डाइजेशन पढ़ के आए हैं कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन खाना डाइजेस्ट करती है, ब्लड में फेंक देती है। तो वो जो डाइजेस्टेड फूड है, एक्चुअली जो अब्जॉर्ब्ड फूड है, अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स है, वो भी तो ब्लड में पड़ा हुआ है, वो भी लिखेंगे जरा। तो इसके अलावा और क्या है? अब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स, बहुत आसान, ठीक है। तो ये सारी चीजें, उसके अलावा कुछ वेस्ट भी हो सकता है। वेस्ट में जैसे क्या वेस्ट होता है हमारा? नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट, ये भी ब्लड में पड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ब्लड को सर्कुलेट करना है, टारगेटेड जगहों पे सारी चीजें पहुंचानी है। तो ये सब किसका पार्ट हो गया? हमारा प्लाज्मा का ही पार्ट हो गया। जैसे नींबू पानी में चीनी, नमक सब घुला हुआ है। अब कुछ सेल्स की बात मैंने की थी, उन सेल्स में हम देखेंगे क्या क्या एलिमेंट है। वो 3 टाइप की सेल हमको यहाँ देखने को मिलेंगी। क्या क्या 3 टाइप? लिखो जरा। पहला टाइप हो गया हमारा, क्या हो गया बच्चों?
एक हो गई हमारी आरबीसी, अरे डबल डबल हो गई, डब्ल्यूबीसी, क्या क्या हो गया देखो जरा, एक हो गई है हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। समझ आया आराम से? इनको भी जरा हम बॉक्सेस में कर देते हैं। आरबीसी हो गई हमारी, डब्ल्यूबीसी हो गई हमारी, और हो गई हमारी प्लेटलेट्स। अब मैं अगर आरबीसी की बात करूं, अब आपको पता है हम आरबीसी के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिक है बहुत ज्यादा, आपको आप पता है सब। आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, कहाँ बनती है, पूरा नाम आपको पता होगा इसका, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। और हम इसको क्या बोल सकते हैं, और हम इसको बोल सकते हैं इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोल सकते हैं बताओ, प्लेटलेट्स को क्या बोल सकते हैं? ये दिख रहा है कलर इस पे, थोड़ा लाइट है, दूसरा कलर ले लेते हैं। यही ठीक है, यही ठीक है, चलो। थ्रोम्बोसाइट, ठीक है, इरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट एंड लिम्फोसाइट्स। इनके हम अमाउंट की बात करेंगे, ब्लड के अंदर कितनी होती है आरबीसी, ये आपको पता है सबसे ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ जो भी हमारा ब्लड का एलिमेंट है, फॉर्म्ड एलिमेंट है, वो किसका है, आरबीसी का है। कितनी होती है, लगभग 5 to 5.55 मिलियन। ठीक है, हमारी डब्ल्यूबीसी कितनी होगी बच्चों, डब्ल्यूबीसी होगी अप्रोक्सीमेटली 1000 में 6 to 8,000। ठीक है, और थ्रोम्बोसाइट कितनी होगी, ये होगी हमारी, कितनी होगी, 1.5 to 3.5 लाख, 1.5 to 3.5 लाख। अब ये जितना भी इनका क्वांटिटी है, हम कितने ब्लड में मेजर करते हैं, हमेशा याद रखना, हम करते हैं 100 ml ब्लड के अंदर। तो या तो आप इसको इन 100 ml ब्लड लिख दो, या फिर हम इसको लिख सकते हैं पर क्यूबिक mm। ठीक है, ये यूनिट हो गई, हमेशा इतनी ही क्वांटिटी में मेजर किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आरबीसी के लाइफ स्पैन की बात करूं, कितना होता है, ये भी बहुत आसान है, 120 डेज होता है। फॉर्मेशन होगा इनका बोन मैरो के अंदर, मरेंगी कहां पर जाकर, स्प्लीन के अंदर, इसलिए हम स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है, ये सब आपको पता है, आप 9th-10th में पढ़ के आ चुके हो। फिर भी आगे मैं आपको दिखाऊंगी भी, पीडीएफ में नोट्स में ऑलरेडी मैंने ऐड कर दिया, इसलिए मैं आपको यहाँ पर सिर्फ समझा रही हूँ, लिखा नहीं है मैंने। अब मैं डब्ल्यूबीसी की अगर बात करूँ, डब्ल्यूबीसी के भी टाइप है आगे मेरे बच्चों, और कितने टाइप है वो देखेंगे जरा। हमारी डब्ल्यूबीसी को याद रखने के लिए बहुत आसान सा तरीका मैंने आपके लिए बनाया है। देखो, डब्ल्यूबीसी के दो टाइप होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्यूल्स का मतलब छोटे छोटे कुछ पार्टिकल्स हैं, इन सेल्स के अंदर कुछ पार्टिकल्स है। ए ग्रेन्युलोसाइट मतलब कुछ पार्टिकल्स नहीं है। उसके बेसिस पर हमारी आरबीसी कितने टाइप की हो गई, 2 टाइप की हो गई। ठीक है, एक तो हो गया ग्रेन्युलोसाइट, एक हो गया ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में मेरे बच्चों फिर से 3 टाइप है, कैसे याद रखोगे, नेबलम से याद रखना, NEB स्टार्टिंग की 3 ग्रेन्युलोसाइट है। नेबलम मैं इधर लिख देती हूँ, NEBLM, नेबलम। तो N से बना न्यूट्रोफिल, इसमें फिर टाइप आ गए, दूसरे कलर से लिखते हैं, क्या टाइप आ गए इसके, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, और क्या बचा है फिर LM, लिम्फोसाइट,
मोनोसाइट। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ ल्यूकोसाइट लिखना था। ये मैंने लिम्फोसाइट लिख दिया ना गलती से, ये होगा हमारा ल्यूकोसाइट। लिम्फोसाइट तो टाइप है डब्ल्यूबीसी का, तो एलएम से आ गए हमारे लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ये हो गए हमारे डब्ल्यूबीसी के टाइप। अब जो इनका नाम है, नाम से समझो, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। इओसिन एक डाई है, एसिडिक डाई, आपने एक्सपेरिमेंट्स में यूज की होगी। तो ऐसे डब्ल्यूबीसी जो एसिडिक डाई से स्टेन हो जाए वो हो गई इओसिनोफिल, जो बेसिक डाई से स्टेन हो जाए वो हो गई बेसोफिल, और जो न्यूट्रल डाई से स्टेन हो जाए वो क्या हो गई न्यूट्रोफिल। समझ आ रहा है, बहुत आसान है, तो इसलिए इनका नाम ऐसे दिया गया है। इसके अलावा अगर मैं डब्ल्यूबीसी की बात करूं, हमारी आरबीसी की बात करूं, उसकी शेप की बात भी करेंगे। शेप कैसे रहेगी हमारी आरबीसी की? शेप रहती है सर्कुलर बाइकॉनकेव, ये सब भी आपको पता है, सर्कुलर बाइकॉनकेव। एल्पेनलीबे की टॉफी खाई है, गोल होती है और सेंटर से दबी हुई होती है, वही शेप है इसकी, सर्कुलर बाइकॉनकेव। काम क्या है इसका? बहुत इंपॉर्टेंट, ये कैरी करती है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन एक कैसा है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, रेड कलर का पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन रेड बच्चों, इसलिए मेरी आरबीसी रेड, मेरी आरबीसी रेड इसलिए मेरा ब्लड रेड। समझ आ रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा यही सेल तो है ब्लड के अंदर, इसीलिए हमारा ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड होता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा ब्लड रेड है। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, लिखेंगे जरा, इस यहां पर होगा हीमोग्लोबिन, इसको हम शॉर्ट में HB से भी लिख सकते हैं। हीमोग्लोबिन कैरी करता है ऑक्सीजन, तो जब ऑक्सीजन को ब्लड में घुमाना है, भाई लंग्स ने ऑक्सीजन दे दी, आगे जाके लंग्स ब्लड को दे देगा, अब ब्लड ही उस ऑक्सीजन को सप्लाई करने वाला है, तो ये सारा काम ब्लड में कौन कर रहा है? हीमोग्लोबिन ही तो कर रहा है। ठीक है, ब्रीथिंग वाले चैप्टर में पढ़ोगे आप ये सब। तो हीमोग्लोबिन हो गया हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट। पिगमेंट है तो ऑब्वियसली इसका कोई कलर होगा, कौन सा कलर है? रेड कलर है। तो अल्टीमेटली आरबीसी का काम क्या हुआ? इसका काम हुआ कैरी करना ऑक्सीजन को। ऐसे हमारी डब्ल्यूबीसी का काम क्या हुआ? डब्ल्यूबीसी का काम होगा मेरे बच्चों हमारे इम्यून सिस्टम में हेल्प करना, तो ये करती है हमारे इम्यून सिस्टम में हेल्प। और अगर मैं प्लेटलेट्स की बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट काम, जब भी किसी को डेंगू होता है, सुनते हो आप लोग बहुत ज़्यादा फीवर में हमारी ब्लड की प्लेटलेट्स डिक्रीज हो जाती है, तो अगर ब्लड की प्लेटलेट्स डिक्रीज हो गई, कम हो रही है, हाँ, तो क्या इफेक्ट होगा? ब्लड क्लोटिंग इफेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि इसका काम है ब्लड को क्लोट करवाने में। कब होगी ब्लड क्लोटिंग? जब भी आपको कोई इंजरी होती है, कोई चोट लगती है, उसी टाइम पे हमारा ब्लड वहां पर क्लोटिंग कर देता है। याद है, जिसमें क्लोटिंग नहीं होती उस बीमारी को क्या बोलते हो? जेनेटिक्स में पढ़ोगे आप, हीमोफीलिया। ठीक है, तो ब्लड क्लोटिंग होना बहुत जरूरी है, और वो कौन करवाता है? वो करवाता है हमारा ब्लड की प्लेटलेट्स। समझ आया अच्छे से? तो ये सब नोट साथ साथ बना रहे हो ना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। डन, आगे देखते हैं। तो ये इन 3 पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं। हम ब्लड पढ़ेंगे, वही सब है, लिम्फ पढ़ेंगे, ठीक है, हार्ट पढ़ेंगे, सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो मैंने बात की है आपसे इस बारे में। हमारा ब्लड 2 पार्ट में है, एक तो उसका प्लाज्मा, ये हो गया प्लाज्मा, ये हो गया प्लाज्मा के प्रोटीन। क्या क्या प्रोटीन है सब मैं आपको बता चुकी हूँ। 90% पानी होता है उसमें, 6 से 8% प्रोटीन होते हैं, कुछ हार्मोन होंगे, कुछ गैसेस होंगे, कुछ अब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स होंगे। ठीक है, इसको हम थोड़ा हाईलाइट करके पढ़ लेते हैं। चलो, प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन होंगे? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सब प्रोटीन होंगे। इनके बारे में तो भी हम बात करेंगे ही, अभी मैं आपको आगे समझाऊंगी भी। इसके अलावा बचा हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट वाला पार्ट। इसमें क्या क्या आ गई? हमारी ब्लड की सेल्स आ गई। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज बता रही हूँ, समझो जरा। देखो, नीचे तो हो गया हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट, ऊपर हो गया प्लाज्मा। क्योंकि प्लाज्मा कलरलेस है इसलिए वो सेपरेट करके दिखाया हुआ है, उसका कोई कलर ही नहीं है। ब्लड का कलर तो होता है, बट हमने ब्लड को यहाँ से प्लाज्मा से अलग किया है।
ठीक है, समझाने के लिए आपको अलग करके दिखाया है। ठीक है, तो नीचे जो भी सेल्स बची है वो सारी रेड कलर में दिख रही है, पर प्लाज्मा कैसा है हमारा, कलरलेस है। और ये कैसे कर सकते हो आप, हो सकता है, ये आराम से हो सकता है। आप लैब में सेंट्रीफ्यूज करो ब्लड को, उसका सारा हैवी पार्ट नीचे बैठ जाएगा, ऊपर सारा लिक्विड पार्ट तैरता रहेगा। वो जो लिक्विड पार्ट तैरेगा वही होगा हमारा प्लाज्मा। बहुत आसान। आगे हमने इरिथ्रोसाइट के बारे में बात करी है, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट के बारे में बात करी है। इरिथ्रोसाइट, यहाँ पर इनका नंबर दिया है, लाइफ स्पैन इनका 120 डेज है। हीमोग्लोबिन होगा इसमें 12 to 16 ग्राम पर 100 ml पर क्यूबिक ml। और ये जो 12 to 16 ग्राम है ये स्टैंडर्ड बताया है। ठीक है, ये थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है मेल और फीमेल में। जब भी आप ब्लड डोनेट करने जाते हो आपको हमेशा आपका ब्लड जो चेक करते हैं हीमोग्लोबिन ही चेक करते हैं, अगर कम होगा तो वो आपका ब्लड नहीं लेते। ऐसा मेरे साथ हुआ है इसलिए बता रही हूँ। मेरा हीमोग्लोबिन आया था 11 पॉइंट समथिंग, बट उन्होंने जब मैं डोनेशन के लिए गई थी मना कर दिया था ब्लड लेने से। ठीक है, उसके बेसिस पर आप वो चेक करते हो उस टाइम पे हीमोग्लोबिन आपका कितना है, फिर आप डोनेट कर सकते हो। नहीं कम है तो नहीं कर पाओगे। चलो, कहाँ बनती है ये, हमारी रेड बोन मैरो में बनती है। हमेशा जो भी हमारे ब्लड की सेल्स है वो जो बड़ी बोन्स होती है उनके अंदर बनती है, इसलिए हम बोलते हैं कि वो बोन मैरो में बन रही है। कैसी शेप है इनकी, सर्कुलर बाइकॉनकेव है। और जो हमारी मैच्योर आरबीसी होंगी उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, ये बात याद रखोगे, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, और ये मरती है स्प्लीन में जाके, इसलिए स्प्लीन को बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। इसके अलावा हमारी डब्ल्यूबीसी कलरलेस है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, इसकी कोई शेप नहीं होती। ठीक है, आगे लिखा है, यहाँ लिखा नहीं है न्यूक्लिएटेड, मैं ऐड कर देती हूँ ये पॉइंट। ये होगी अमीबॉइड शेप की या फिर इर्रेगुलर हम बोल सकते हैं। अमीबॉइड क्यों बोला मैंने, जैसे अमीबा की कोई शेप नहीं होती, ठीक है, ऐसे ही हम डब्ल्यूबीसी को अमीबॉइड बोल सकते हैं। ये भी वही फैगोसाइट बना के अटैक करने वाली जैसे अमीबा करता था, या फिर आप सिंपली बोल सकते हो इर्रेगुलर, कोई भी फिक्स शेप नहीं है। समझ आ रहा है। फिर इनके पार्ट आ गए ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट, नेब्लेम, NEBL और M। याद रखोगे नेब्लेम, भूलोगे तो नहीं, बहुत आसान है, NEBL और M, नेब्लेम। ठीक है, इसके अलावा प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट, यहाँ पर उनका नंबर दिया है, और इसका काम क्या है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करना। साथ ही साथ एक फॉर्मेशन बताया है, इनका फॉर्मेशन होता है मेगा कैरियोसाइट से। अब ये मेगा कैरियोसाइट क्या है, ठीक है, ये हमारी बोन मैरो में ही बनना है। तो बोन मैरो की एक सेल है, उससे टूट कर हमारे ब्लड के प्लेटलेट्स की सेल्स बनती है। प्लेटलेट्स ना एक्चुअल में सेल नहीं है, सेलुलर फ्रेगमेंट्स है। मान लो ये हमारी कोई मेगा कैरियोसाइट है, ये कोई सेल है, क्या नाम दिया मैंने इसका, मेगा कैरियोसाइट। ठीक है, इस मेगा कैरियोसाइट ने तोड़ कुछ ऐसे फ्रेगमेंट से बना दिए। ये जो सेल के फ्रेगमेंट है, सेलुलर फ्रेगमेंट्स, इनको ही हम क्या बोलते हैं, इनको ही हम बोलते हैं बच्चों प्लेटलेट्स। ठीक है, यही आगे जाके ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करने वाले हैं। समझ आया अच्छे से। आगे देखो, अब हम बात करेंगे टिश्यू फ्लूइड की। टिश्यू फ्लूइड बहुत आसान है, बहुत इजी है समझना। देखो टिश्यू फ्लूइड क्या होता है, सबसे पहली बात, टिश्यू फ्लूइड बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जब मैं अपनी 11th क्लास में थी मुझे भी बहुत कंफ्यूजन रहती थी। बहुत बच्चे पूरा 11th 12th पढ़ लेते हैं, उनको समझ ही नहीं आता टिश्यू फ्लूइड और ब्लड में अंतर क्या है, दोनों चीज़ें हैं क्या। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। टिश्यू फ्लूइड ब्लड से ही बनता है, या फिर हम लिम्फ भी बोल देते हैं। हालांकि देखो, जब आप टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ पढ़ते हो ना, दोनों सेम लगते हैं बट सेम होते नहीं हैं, पर दोनों ब्लड से बनते हैं। अब हम दोनों को पढ़ेंगे, बहुत आसान है, बहुत इजीली समझ आ जाएगा। देखो आराम से, मान लो ये मेरा ब्लड है, तो ये ब्लड की मेरी कुछ कैपिलरीज हैं। ये कौन सी कैपिलरीज हुई, कुछ ऐसे। अभी जब मैं आपको हार्ट पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी, या जब ब्लड वेसल्स पढ़ाऊंगी, इधर से आर्टरी मैंने दिखाई है, आर्टरी, ये कैपिलरीज हो गई।
और ये क्या हो गया हमारा वेन। अभी के लिए बस नाम समझ लो। आर्टरी ब्लड लेकर आ रही है, वो कैपिलरीज में टूटी, ये बहुत फाइन पतली पतली सी कुछ कैपिलरीज बन गई, कैपिलरीज ने जुड़ के वापस से हमारा वेन बना दिया। तो हमारा ब्लड कहाँ भरा हुआ है बच्चों, कहाँ पर है ब्लड, यहाँ पर ब्लड भरा हुआ है। ये इमेजिन करो ये ब्लड है, ठीक है, ये सब ब्लड है, बहुत आसान है। अब देखो ध्यान से, ये जो कैपिलरीज है, ये जो बिल्कुल फाइन कैपिलरीज ब्लड वेसल्स में टूटी है जो हमारी आर्टरी, ये क्यों टूटी है, क्योंकि यहाँ पे मान लो सेल्स है, ये हमारा सेल वाला पार्ट है, ये कोई टिश्यू है, ये टिश्यू का सेल है, तो ये मैंने लिख दिया टिश्यू, ये टिश्यू के बीच का स्पेस है, ठीक है। मान लो भाई ये टिश्यू है, इसके अंदर ये सेल्स हैं, इन सेल्स के बीच बीच में खाली स्पेस भी तो है, यही वो स्पेस मैंने यहां दिखाया है, ठीक है, इमेजिन करके चलो। तो ये जो खाली स्पेस है इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, इंटेस्टिनियल स्पेस, ठीक है। ये आप मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में भी पढ़ोगे, आगे भी पढ़ोगे, खाली स्पेस को हम इंटेस्टिनियल स्पेस भी बोल देते हैं। अब इस खाली स्पेस में ये जो हमारी ब्लड कैपिलरीज है, इनमें छोटे छोटे से पोर होंगे, उन पोर से हमारा लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड छन छन के बाहर आ रहा है, ठीक है। जैसे आप चाय छानते हो, जो भी हैवी चीजें हैं जैसे चाय पत्ती हो गई, अदरक हो गया, इलायची हो गई, वो तो चाय छानी के, ठीक है, उसके ऊपर रह जाएगी, नीचे से चाय निकल जाएगी। सेम ऐसे ही कैपिलरीज के ऊपर चीजें अटक जाएंगी, क्या अटकेंगी, जो साइज में बड़े होंगे, वो क्या है, ब्लड का सेल्स वाला पार्ट है। जितना भी लिक्विड पार्ट है हमारा प्लाज्मा सब बह गया, तो इसमें से नीचे छन छन कर क्या आ गया, यहां पर छन कर आ गया, क्या आ गया बच्चों बताओ, ये क्या है, ये प्लाज्मा वाला पार्ट है। लेकिन मेरे बच्चों, मैंने बोला ये प्लाज्मा वाला पार्ट है, यहां पर प्लाज्मा छन गया, लेकिन हम अभी पढ़ के आए ना डब्ल्यूबीसी की क्या कोई शेप होती है, डब्ल्यूबीसी की कोई शेप नहीं होती है, इसीलिए वो फायदा उठाती है इस चीज का। क्योंकि डब्ल्यूबीसी की कोई शेप नहीं है तो वो कोई भी शेप लेकर, ऐसे मान लो ये पोर है, इसमें से कोई भी शेप लेकर बाहर निकल गई, ये आ गई डब्ल्यूबीसी। इस प्रोसेस को हम डायपीडिएसिस भी बोलते हैं। एनीवे, हमको यहाँ पर नाम लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि हमारी डब्ल्यूबीसी की कोई शेप ही नहीं है, तो मान लो ये ब्लड के अंदर कुछ डब्ल्यूबीसी भी थी, तो ये भी बाहर आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लाज्मा प्लस क्या लिख सकती हूं मैं, डब्ल्यूबीसी भी लिख सकती हूं। ये जो प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी बना, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को ही क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को ही बोलते हैं हम टिश्यू फ्लूइड। क्या बोलेंगे इसको, टिश्यू फ्लूइड। या फिर मैं क्या बोल सकती हूँ बच्चों बताओ, या फिर क्या बोल सकती हूँ, लिम्फ बोल दूं इसको, अभी नहीं, इसको हम बोल सकते हो इंटेस्टिनियल फ्लूइड, क्योंकि इस खाली स्पेस का ये फ्लूइड था, वही नाम इसको दे दिया। तो ये सारा तो हो गया टिश्यू फ्लूइड। अब बहुत आसान चीज हमको देखनी है। अब क्योंकि इसके अंदर हमारी डब्ल्यूबीसी है, तो ये जो डब्ल्यूबीसी है ये बहुत आसानी से इकट्ठी होकर जितने भी हार्मफुल कुछ पैथोजन हमारे ब्लड में घूम रहा है मार देगी, क्योंकि हमारी डब्ल्यूबीसी का काम है इम्यून सिस्टम में हेल्प करना। अब उसने मार दिया बाहर के बाहर। अब मारने के बाद बहुत आसानी से उसको वापस घुसना भी तो है इन वेन के अंदर। क्यों, मान लो अगर ऐसे लिक्विड छनता रहता आपका तो ब्लड की क्वांटिटी कम हो जाती जो ब्लड वेसल्स में बह रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये डब्ल्यूबीसी या फिर जो प्लाज्मा है ये वापस से कुछ नोड्स के थ्रू वेन में ही मिल जाएगा। तो ये बना देते हैं, देखते हैं पहले इसको बनाकर कैसे हो रहा है। मान लो ये कुछ नोड्स हैं, इनके थ्रू ये जो लिक्विड पार्ट था सारा ये वापस से एंटर करने लगा, अपना काम करके सफाई करके बैक्टीरियाज को मार के अब ये एंटर कर रहा है। कितना स्मार्ट है ना, देखो ये एंटर कर गया। तो ये जो नोड्स थी, ठीक है, जिसमें एंटर किया और वापस से वेन में मिल गया, इन नोड्स को तो हम बोलेंगे क्या मेरे बच्चों, क्या बोलेंगे,
इनको तो हम बोलेंगे लिम्फ नोड। और इस लिक्विड को क्या बोल सकती हूं मैं, ये क्या कैरी कर रहा है, ये कैरी कर रहा है लिम्फ। क्या कैरी कर रहा है, लिम्फ कैरी कर रहा है। याद रहेगा, आसान है। तो समझ आया कैसे हमारा टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ बना। आराम से कैपिलरीज से छन के खाली स्पेस में भरा, उसको हमने टिश्यू फ्लूइड बोला है। अब यही टिश्यू फ्लूइड जब वापस से लिम्फ नोड के थ्रू वेन में जुड़ गया तो हमने उसको लिम्फ बोला है। आराम से सफाई करके बैक्टीरियाज वगैरह की आ गया। यही है हमारा लिम्फ। हमारे ब्लड में क्या था, हमारे ब्लड में था प्लाज्मा, ठीक है, और फॉर्म्ड एलिमेंट थे। अब उसमें से हमारा टिश्यू फ्लूइड, इंटेस्टिनल फ्लूइड बना, ठीक है, ये बनते हुए दिखाया है। ये सारा यहाँ पर आकर बन गया और जब ये वापस वेन में जुड़ जाएगा, ये हमारी आर्टरी हो गई। ये आर्टरी है, ये कैपिलरीज है, ये वेन है। ऐसे ब्लड जा रहा था, यहाँ से छन छन के बाहर आया ये, ठीक है, टिश्यू फ्लूइड बना। बाद में लिम्फ नोड के थ्रू हमारा वेन में ही जुड़ जाएगा। तो ये हो गई मेरी लिम्फ नोड, ये वाली हो गई लिम्फ नोड, और ये जुड़ गया इसी वेन के साथ, ठीक है। तो ये हो गया लिम्फ नोड या फिर लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फ क्या है, कलरलेस फ्लूइड है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ड्रेनिंग टिश्यू फ्लूइड, जो टिश्यू फ्लूइड वापस से ड्रेन हो रहा है वेन्स में, उससे बना है ये। कंटेन स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट फॉर फ्रॉम इम्यूनिटी। इनके पास क्या होगा, लिम्फोसाइट होंगी, WBC का पार्ट था जो इम्यूनिटी बनाने में हेल्प करेगी। और साथ ही साथ एक और काम है इसका, मैंने यहाँ पर लिम्फ के काम नहीं लिखे थे, वो लिख देते हैं। चलो, लिम्फ के बच्चों दो काम होते हैं। एक तो होता है हेल्प इन इम्यून सिस्टम, दूसरा काम क्या है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट काम। जब आप डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ते हो तब आप पढ़ते हो कि जो हमारा फैट वाला पार्ट होता है ना, जो भी फैट अब्जॉर्ब किया जाता है वो लेक्टिल्स के थ्रू अब्जॉर्ब किया जाता है। और ये लेक्टिल्स जो है इंटेस्टाइन में, इन्हीं को ही लेक्टिल्स बोला गया है। क्या वो लिम्फ नोड ही तो है, ठीक है। तो ये सारा जो भी लिक्विड पार्ट, फैट वाला पार्ट है, वो किसके थ्रू, लिम्फ के थ्रू ही अब्जॉर्ब किया जा रहा है। तो लिम्फ एक और काम में हेल्प करता है, फैट अब्जॉर्प्शन में, फैट अब्जॉर्प्शन इन थ्रू लेक्टिल्स, ठीक है, लेक्टिल्स इन इंटेस्टाइनल विलाई। इंटेस्टाइनल विलाई के थ्रू लेक्टिल्स, उसमें जो इंटेस्टाइनल विलाई में लेक्टिल्स है, एक्चुअल में लिम्फ नोड ही है, उसके थ्रू ही हमने सारा फैट अब्जॉर्ब कर लिया है। यही बात यहाँ पर लिखी है, यही बात तो यहाँ लिखी है। इसका स्पेशल फंक्शन भी है, ये फैट अब्जॉर्ब भी करता है लेक्टिल्स के थ्रू। समझ आया, इतना समझ आया अच्छे से। अब देखो जरा, यहां पर मैं आपको दिखाती हूं आरबीसी कैसी दिखाई देती है। देखो इधर ध्यान से देखो, ये हमारी आरबीसी है। मैंने बोला था सर्कुलर बाइकॉनकेव है, कोई फिक्स शेप नहीं है, ठीक है। ओ सॉरी, सर्कुलर शेप है, बाइकॉनकेव है, सेंटर से दबी हुई है। देखो ध्यान से कैसी दिख रही है, अभी तो बननी शुरू हुई है। बनने के बाद देखो शेप कैसी आई इसकी, एल्पेनलीबे की टॉफी जैसे सेंटर में से दबी हुई है और गोल है, सर्कुलर भी है। करेक्ट है, समझ आया अच्छे से। ये हो गई हमारी आरबीसी की शेप, ठीक है। एक और बार देखो इसको थोड़ा ध्यान से, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन रहनी नहीं चाहिए। ठीक है, आया समझ। तो अब बात करेंगे वापस अपने टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन ब्लड टिश्यू एंड टिश्यू फ्लूइड, ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड। तो बहुत आसान है, ब्लड और टिश्यू फ्लूइड में क्या अंतर है। ब्लड तो आपको पता है क्या होता है, ठीक है। अच्छा, इसका अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है जल्दी से ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलो बढ़े आगे, हो गया। देखो फिर अगला टॉपिक था हमारा डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड। तो ब्लड तो आपको पता है, एक डिफरेंस तो बहुत आसान है, छोटे छोटे पॉइंट हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ब्लड तो हमें पता है कैसा है, रेड इन कलर, रेड कलर का है। जबकि टिश्यू फ्लूइड कैसा है हमारा, ये हो गया हमारा कलर लेस। और ब्लड में क्या हो सकता है भाई, ब्लड में तो सब कुछ है, हमारा प्लाज्मा भी है प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट भी है, इधर टिश्यू फ्लूइड में क्या होगा हमारा, हमारी आरबीसी वगैरह तो ऊपर ही रह गई थी, प्लाज्मा तो है यहां पर प्लस WBC है, देयर इज नो RBC एंड प्लेटलेट्स, दोनों ही नहीं है। बहुत आसान है। और बताओ, ठीक है, तो बस इतना ही है, बेसिक हमको आना चाहिए। और ऑक्सीजन वगैरह के बेसिस पे आप डिफरेंस तब पढ़ोगे जब आप ब्रीथिंग वाला चैप्टर पढ़ लोगे, कौन किसको कैरी कर रहा है, किसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, किसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो वो हम ब्रीथिंग वाले चैप्टर में देखेंगे। आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा ब्लड कोगुलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। हम यहाँ पर प्लेटलेट्स का फंक्शन पढ़ने वाले हैं। हमारे प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन बताया था मैंने, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प कर रहा है। अब वही देखते हैं। तो आपको चोट लगती है बच्चों, हुआ है कभी, या किसी को आज तक चोट ही नहीं लगी? तो जैसे ही आपको इंजरी हुई, आपका खून का थक्का जम जाता है, अपने आप जम जाता है ना? क्यों जम जाता है, कभी सोचा है आपने? क्यों बॉडी को पता चल जाता है कि यहाँ पर चोट लगी है और यहाँ पर फटाफट से जल्दी कुछ लेयर से जमा कर दो, चढ़ा दो, जिससे ब्लड लॉस ना हो, ब्लड बाहर ना जा सके। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारा ब्लड वहाँ पर जाकर कोगुलेट हो रहा है। कोगुलेट मतलब ब्लड की क्लोटिंग, ब्लड का जमना। तो जैसे ही इंजरी साइट पर हमारी प्लेटलेट्स पहुंची, वो एक्टिवेट हो गई। उन्होंने एक्टिवेट होकर कुछ नए एलिमेंट्स बना दिए। उन एलिमेंट्स की वजह से वहाँ पर थक्का जम गया। वही एलिमेंट्स हमको पढ़ने हैं। तो हो क्या रहा है, एट इंजरी साइट पर जाकर क्या होगा, हमारा कुछ हमारी प्लेटलेट्स टूटेंगी या एक्टिवेट होंगी, जिससे वहां पर जम जाएगा कुछ थक्का। तो वहां पर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एक्यूमुलेट हो जाएगी। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एक्यूमुलेट। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या है भाई? अगर मुझे खून का जमना रोकना है तो मैंने वहां पर कुछ छोटे छोटे थ्रेड से इकट्ठा कर दिए, जिनमें वापस से वही, वो जो मैंने आपको चाय वाला एग्जांपल दिया, आप चाय छानते हो छलनी से, तो जितनी भी आपकी चाय पत्ती, इलायची वगैरह सब है, वो ऊपर रह गई, चाय नीचे निकल गई। सेम ऐसे ही वो हम छलनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने थ्रेड से वहां पर एक लेयर से बना दी, जिसमें से प्लाज्मा तो थोड़ा बहुत निकल सकता है, लेकिन आरबीसी या सेल्स फंस जाएंगी ब्लड की। ठीक है, वो सेल्स फंसाने के लिए हम वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एक्यूमुलेट हो गई, जिससे फाइनली क्या हो गया, इसी का रिजल्ट है हमारा ब्लड क्लोटिंग हो गई। क्या हो गया, इससे ब्लड क्लोट हो गया। ठीक है, ये तो बहुत आसान है मैम, लेकिन अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा किस थ्रेड की वजह से ये काम हुआ, क्यों ये काम हो रहा है, वो थोड़ा सा देखना है। तो बहुत आसान है। देखो बच्चों, जैसे ही आपको इंजरी हुई तो ब्लड के अंदर कुछ फैक्टर्स एक्टिवेट हुए। जैसे ही इंजरी हुई, लिखेंगे इस बात को, साथ साथ समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, आराम से समझ आएगा, बस साथ साथ इधर पूरा ध्यान देना। तो ध्यान दो, जैसे ही इंजरी हुई, ड्यूरिंग इंजरी या एट इंजरी साइट, इंजरी होने की वजह से कुछ फैक्टर्स एक्टिवेट हुए। सम फैक्टर्स एक्टिवेटेड। इन फैक्टर्स के एक्टिवेट होने की वजह से एक एंजाइम का कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हो गया। अरे वाह भाई, ये क्या हो गया, एक एंजाइम का
कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हुआ। ये क्या बात हुई भाई? एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेज। ये क्या है? एंजाइम कॉम्प्लेक्स एक्टिवेटेड। एक एंजाइम का कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हो गया जिसका नाम है क्या है? थ्रोम्बोकाइनेज। ये थ्रोम्बोकाइनेज के एक्टिवेशन से, ये थ्रोम्बोकाइनेज नाम से पता चल रहा है एज लगा है, एंजाइम है, ये थ्रोम्बिन बनवाता है। कहाँ से बनवाता है? किससे बनवाएगा? अब कुछ नए नए से कलर देख लेते हैं। किससे बनवा रहा है? प्रोथ्रोम्बिन, जो कि इनएक्टिव फॉर्म है थ्रोम्बिन की, उससे बनवाने में हेल्प कर रहा है थ्रोम्बिन को। तो थ्रोम्बोकाइनेज यहां पर प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनवा रहा है। प्रोथ्रोम्बिन कैसी फॉर्म है? प्रोथ्रोम्बिन है हमारी इनएक्टिव फॉर्म, इनएक्टिव फॉर्म। थ्रोम्बिन कैसी है? एक्टिव फॉर्म। क्या बन गया हमारे पास? बन गया बच्चों, क्या बन गया हमारे पास? बन गया थ्रोम्बिन। बहुत बढ़िया। अब ये जो थ्रोम्बिन है ये भी आगे कुछ काम कर रहा है, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसे कैसे भाई? ठीक है, ऑरेंज कलर लेते हैं इस बार। एक सेकेंड। ये ठीक है, चलो। तो ये जो थ्रोम्बिन है, आगे बहुत ध्यान से समझो, थ्रोम्बिन फिब्रिन बनवाने में हेल्प कर रहा है। तो यहां पर एक और एंजाइम था फिब्रिनोजन, ये भी कैसी है? इनएक्टिव फॉर्म है। इससे बनवाया इसने क्या? फिब्रिन। क्या बनवा दिया बच्चों? फिब्रिन। समझ आया? इतना समझ आया भाई? तो क्या बनवाया थ्रोम्बिन ने? फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनवा दिया। ये यहां काम कर रहा है। चलो देखो, यहां काम किया इसने। अब ये जो फिब्रिनोजन है ये तो थी इनएक्टिव फॉर्म, फिब्रिन कैसी है? ये हो गई एक्टिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म ध्यान से समझो, फिब्रिनोजन सोल्यूबल है ब्लड के अंदर, ये सोल्यूबल है। ये सब क्या है? प्रोटीन्स है एक तरह के। फिब्रिन इनसोल्यूबल है। ये कैसा है? इनसोल्यूबल है। तो फिब्रिन जैसे ही बना, कुछ थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स बनने लगे। अगर मैं बना के दिखाऊं आपको, कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर से बनने लगे। ये क्योंकि इनसोल्यूबल है, ब्लड में घुल नहीं रहे हैं, ये पड़े हुए हैं। अब इन पर जैसे ही ये बना, हमारी आरबीसी आकर अटकने लगी। ये लग गई आरबीसी, ठीक है, ब्लड की सेल्स आकर इकट्ठा होने लगी। इसी तरह से हो गया हमारा ब्लड क्लॉट। तो फिब्रिन क्या है? इट्स अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। यही है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड ऑफ फिब्रिन। तो उसने एक लेयर सी बना दी। इस लेयर को ही क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? इसको ही बोलते हैं हम स्कम। क्या बोलते हैं? स्कम मतलब वो जो चोट लगने के बाद ब्राउन से कलर की पपड़ी से नहीं समझाती है, वही है ये। किसकी वजह से बनी है? फिब्रिन की वजह से बनी है। फिब्रिन किसकी वजह से बना है? थ्रोम्बिन की वजह से। थ्रोम्बिन क्यों बना था? क्योंकि थ्रोम्बोकाइनेज ने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया था। बहुत आसान है। इस तरह से ब्लड की क्लोटिंग हो गई। समझ आया अच्छे से? स्क्रीनशॉट ले लो इसको जल्दी से, अगर कोई लेना चाहता है तो फिर आगे बढ़ते हैं। यही सब मैंने आपको बताया है, ठीक है। हमारा रिलीज हुआ थ्रोम्बोकाइनेज, रिलीज हुआ एंजाइम कॉम्प्लेक्स जिसने प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव को थ्रोम्बिन एक्टिव में कन्वर्ट कर दिया। थ्रोम्बिन ने फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर दिया, और ये बनकर आ गया हमारा ब्लड का कोगुलेशन। दिख रहा है कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये आरबीसी फंसी हुई है। अभी भी कुछ लिक्विड पार्ट निकल सकता है, ठीक है, कुछ हल्का हल्का प्लाज्मा रिलीज हो सकता है,
ठीक है, दिखता लगता है ना आपको, जब भी चोट लगती है तो चोट के पे ऊपर थक्का तो जम जाता है, पपड़ी से जम जाती है, फिर हल्का हल्का व्हाइट कलर का पानी सा निकलता रहता है, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड। ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट फ्लूइड क्या बना, वो बचा हमारा सीरम। सीरम क्या होता है, देखो बहुत ध्यान से समझो। सीरम में मतलब प्लाज्मा के ब्लड के प्लाज्मा से क्लोटिंग फैक्टर हट गए, क्योंकि क्लोटिंग फैक्टर तो यहाँ आकर जुड़ गए सारे। अब जो लिक्विड पार्ट बचा उसी को ही हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं बच्चों सीरम, उसी को बोलते हैं सीरम। तो जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड दिखता है वही होता है सीरम। समझ आया अच्छे से, दोनों चीजें समझ आई। आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि हमारा ब्लड ग्रुप। बहुत आसान है, मजा आ रहा होगा आपको। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आपको नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा भी खुद से नोट्स बनाओ। ब्लड ग्रुप की अगर अब बात करें, ब्लड ग्रुप हमारा कितने टाइप का होता है, क्या पढ़ने वाले हम यहाँ पर। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आप मजे लेके पढ़ोगे ना बहुत आसानी से ऐसे कवर हो जाएगा, बहुत मजेदार टॉपिक है। ब्लड ग्रुप हमारा कितने टाइप का होता है, ABO। 3 टाइप का ब्लड ग्रुप सिस्टम हम पढ़ते हैं, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, थोड़ा अच्छा सा लिख देते हैं इसको। अरे ABO, ये 3 टाइप का ब्लड ग्रुप सिस्टम हम पढ़ते हैं। या तो किसी का ब्लड ग्रुप A होता है, या फिर B, या फिर O, या फिर AB भी होता है, भूल गए। या तो A या B या AB और O, 4 ब्लड ग्रुप इस ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के बेसिस पर हम पढ़ने वाले हैं। अब ये ब्लड ग्रुप बना कैसे, बहुत आसान, बहुत। हमारी RBC से समझो, तो जब हमारी RBC, ये हमारी RBC है, RBC के सरफेस पर ये मैंने बनाई RBC। भाई सेल है तो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगी, मान लो ये इसकी हो गई PM, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर अगर कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट है, कुछ क्या बोला मैंने, कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट है, मान लो ये कुछ प्रोटीन है, ये अगर कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एंटीजन बोलेंगे बच्चों। क्या है ये है एंटीजन। एंटीजन कुछ और नहीं, सिर्फ ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। अब ये एंटीजन अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, या तो एंटीजन हो सकता है A या फिर B, या फिर कुछ भी नहीं है, नील है। O मतलब O एंटीजन कोई नया नहीं है, O मतलब कुछ भी नहीं है, या तो A है या B है या फिर नील है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो A एंटीजन हमारा बनाएगा आगे जाकर A ब्लड ग्रुप, B बनाएगा B ब्लड ग्रुप, या तो दोनों साथ में आ गए, A भी है एंड B भी है, दोनों आ गए। भाई दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, क्या बड़ी बात हो गई, दोनों प्रेजेंट है तो AB ब्लड ग्रुप बना दिया, कुछ भी नहीं है तो O बना दिया। इसी के बेसिस पर, एंटीजन के बेसिस पर, RBC के ऊपर एंटीजन के बेसिस पर हमारे ब्लड ग्रुप 4 टाइप के हो गए, A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप, कुछ नहीं है तो O ब्लड ग्रुप। समझ आया है। अब देखो, ये हमने पढ़ा है ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर दिखा रही हूँ। हमारा A ब्लड ग्रुप बना एंटीजन A की प्रेजेंस से, B बना एंटीजन B की प्रेजेंस से, ठीक है, AB बना दोनों की प्रेजेंस से, O है तो नील, कुछ भी नहीं है। अब देखो, जब भी हम ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ते हैं, हम ब्लड ग्रुप क्यों पढ़ते हैं, हम देखना चाहते हैं कि रेसिपिएंट मतलब एक डोनर है, एक तो ब्लड ग्रुप डोनेट करने आया है, एक रेसिपिएंट है, एक ब्लड ग्रुप रिसीव करने आया है। ठीक है, ये हम देखना चाह रहे हैं। तो हम हमेशा एक चीज समझो, यहाँ पर लिखी होगी वैसे, ठीक है, हेडिंग डालकर लिखो इस चीज की, ब्लड, दूसरा कलर ले लेते हैं ना, रेड चल रहा है। अरे इतने सारे कलर है यार, यहाँ पर आकर ऐसे कम से लगते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन मैकेनिज्म। ठीक है, इसको कर दो बॉक्स में, ब्लड ट्रांसफ्यूजन मैकेनिज्म।
ये हम पढ़ने वाले हैं। चलो इसमें देखो, थोड़ा सा ना ये मुझे साइड में लिखना चाहिए था। अब ये मूव नहीं करेगा, कोई बात नहीं। चलो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन मैकेनिज्म में एक तो है अपने पास, कौन है, डोनर है जी। एक बंदा है जो ब्लड डोनेट कर रहा है, एक है जो रेसिपिएंट है, एक है जो रिसीव कर रहा है जी। बहुत बढ़िया। अब मान लो हम किसके अकॉर्डिंग डोनेट करेंगे, किसके अकॉर्डिंग रिसीव करेंगे। हमने एंटीजन के बारे में पढ़ा। अब एंटीजन तो है हमारी आरबीसी के ऊपर कोई प्रोटीन, ऐसे ही हमारे प्लाज्मा में कुछ एंटीबॉडीज भी हैं। एंटीबॉडीज भी प्रोटीन ही होती है, लेकिन ये एंटीजन के अगेंस्ट काम करती है। तो जब भी एंटीजन एंटीबॉडीज का जुड़ाव हो गया, जुड़ गए दोनों, उसी टाइम पर दोनों ने मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना लिया। क्या कहा मैंने बोला हमारे ब्लड के अंदर, इसको लिखेंगे थोड़ा सा अलग, हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी के ऊपर कुछ एंटीजन है, शॉर्ट में एजी से लिख देते हैं। ऐसे ही हमारे ब्लड के प्लाज्मा में कुछ क्या पड़ा हुआ है, एंटीबॉडी पड़ी हुई है, AB से लिख देते हैं। अगर ये दोनों का जुड़ाव हो गया, ये एंटीजन और एंटीबॉडी जुड़ गए, तो इन्होंने क्या बना लिया, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, AG AB कॉम्प्लेक्स। जैसे ही ये दोनों जुड़े बच्चों, वैसे ही क्या हो गया, वैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से आरबीसी टूट गई, तोड़ दिया आरबीसी को। डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी क्या हो गया, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। जैसे ही आरबीसी टूटी, एनीमिया हो गया भाई, खून की कमी हो गई, एनीमिया हो गया, या फिर मैं क्या बोल सकती हूँ, जॉइंडिस हो गया। जॉइंडिस क्यों हुआ होगा, क्योंकि जैसे ही आरबीसी टूटी, हीमोग्लोबिन भी टूटने लगा। हीमोग्लोबिन टूटने की वजह से दो पिगमेंट बनते हैं, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, बाइल पिगमेंट है, और वो आगे जाकर जॉइंडिस बनवाते हैं। सिंपल। तो ये एनीमिया वाली और जॉइंडिस वाली कंडीशन बहुत क्रिटिकल भी हो सकती है, बहुत सीवियर कंडीशन भी हो सकती है। तो ये कॉम्प्लेक्स बनने हमको नहीं देना है। उसी के बेसिस पर हम देख रहे हैं डोनर कौन होना चाहिए और रेसिपिएंट कौन होना चाहिए। मान लो मेरा रेसिपिएंट तो हो गया, मान लो मेरा रेसिपिएंट है ए ब्लड ग्रुप वाला, डोनर मेरा क्या है, ठीक है, डोनर है मेरा, मान लो ये भी ए ब्लड ग्रुप वाला है। अब ध्यान से समझो, हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि किसको ब्लड कौन डोनेट कर सकता है। उसके लिए हमने एंटीजन के बेसिस पर ब्लड ग्रुप तो पढ़ लिए, अब ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि इनके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज कौन सी है। वो देखने के लिए टेबल से समझेंगे हम अभी। तो जो भी हमारे ए ब्लड ग्रुप वाले होंगे उनके पास ए एंटीजन है, ये तो हमें पता है, लेकिन अगर उनके पास ए एंटीबॉडी हो गई तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं होता। तो उनके पास कौन सी एंटीबॉडीज होनी चाहिए, उनके पास होनी चाहिए अपोजिट वाली बी एंटीबॉडी। ओ का तो कोई रोल ही नहीं है, इसीलिए उनके पास कौन सी एंटीबॉडी होगी, बी एंटीबॉडी होगी। ए के पास होगी बी एंटीबॉडी, बी वालों के पास होगी ए एंटीबॉडी। जो ए बी है उनके पास तो दोनों एंटीजन है, तो दोनों ही नहीं होनी चाहिए, उनके पास नील, कोई एंटीबॉडीज नहीं है। और जो ब्लड ग्रुप ओ है वो नील था, उसके पास कोई सरफेस पर आरबीसी के एंटीजन ही नहीं था, इसलिए उसके पास दोनों एंटीबॉडीज है। आसान है, समझ आया। अभी ये इस पॉइंट पर मैं आऊंगी। तो अब हम देखने वाले थे कि कौन डोनर होना चाहिए, कौन रेसिपिएंट होना चाहिए। अच्छा, इस पार्ट को ना मैं थोड़ा सा साइड में करके लिखती हूँ, फिर से लिख रही हूँ। हमने बोला एक होगा डोनर, एक होगा रेसिपिएंट। बहुत आसानी से समझो, हमेशा हम डोनर का देखते हैं क्या, एंटीजन। तो डोनर है मेरा ए ब्लड ग्रुप वाला, मान लो मेरा रेसिपिएंट भी ए ब्लड ग्रुप वाला है, इसका मैं क्या देखूंगी, ए ब्लड ग्रुप, ये भी ए ब्लड ग्रुप। इसका मैं देखने वाली हूं एंटीजन, तो इसके पास एंटीजन कौन सा है, ए एंटीजन है। इसके पास एंटीबॉडी कौन सी है,
इसके पास बी एंटीबॉडी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ए एंटीजन आया पर यहाँ तो बी एंटीबॉडी है, ये आपस में कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे। तो क्योंकि कोई कॉम्प्लेक्स ही नहीं बना तो ये सेफ हो गया। ये कैसा हो गया डोनेशन, ये सेफ हो गया, किया जा सकता है ये ब्लड डोनेट, बहुत आसान। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हो थोड़ा अच्छे से, ये वाला सेफ है। अब दूसरे केस में देखो, अगर यहाँ पर मैं दूसरा डोनर ले लूं, ये डोनर मेरा कैसा है, बी ब्लड ग्रुप वाला है। ये जो बी ब्लड ग्रुप वाला है इसके पास एंटीजन कौन सा है, कौन सा एंटीजन है मेरा, बी एंटीजन है। ये दोनों मैच हो गए, एंटीबॉडी तो पहले ही तैयार थी कि जैसे ही बी एंटीजन आया मैं कॉम्प्लेक्स बना दूंगा। तो जैसे ही ये बी एंटीजन इसको मिला, डोनर का हम देख रहे हैं एंटीजन, रेसिपिएंट का हम देख रहे हैं एंटीबॉडी, जैसे ही ब्लड यहाँ दिया गया, इसने आगे जाके बना दिया, क्या बना दिया मेरे बच्चों, इसने बना दिया है बी एंटीजन एंटीबॉडी एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। तो ये वाला ब्लड ग्रुप कैसा हुआ हमारा, कैसा हो गया, अनसेफ हो गया। ये हम डोनेट नहीं कर सकते। समझ आ रहा है पूरा। तो अब कौन किसको डोनेट कर सकता है, आसानी से देख लो बच्चों, कौन किसको डोनेट कर सकता है। भाई हमारे रेसिपिएंट के पास है एंटीबॉडी बी, तो इसको ए डोनेट कर सकता है या फिर ओ भी कर सकता है, क्योंकि ओ तो हमारा महाराजा है, उसके पास तो क्या है, उसके पास कोई एंटीजन है ही नहीं, तो ओ भी दे सकता है। ऐसे बी वाले को बी दे सकता है और ओ भी दे सकता है। ए बी वाले को उसके पास नील है, भाई उसको तो कोई भी दे दो, उसको फर्क ही नहीं पड़ता, उसके पास एंटीबॉडी नहीं है, ए दे दो, ए भी दे दो, बी दे दो, ओ दे दो, कोई भी दे दो। ठीक है, और ओ वाले को उसके पास सारी एंटीबॉडी है, ए भी है और बी भी है, तो उसको सिर्फ कौन दे सकता है, ओ दे सकता है। इसी के बेसिस पर हमने पहले ही फिक्स कर दिया कि ए बी ब्लड ग्रुप हमारा हो गया यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ये किसी से भी ब्लड ले सकता है, और ओ ब्लड ग्रुप हो गया हमारा यूनिवर्सल डोनर, ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। बहुत आसान, समझ आया अच्छे से पूरा। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको हेल्प हो इससे। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे अब, यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया है भाई। देखो हमारा ओ खुद को भी दे सकता है, भाई ओ खुद को तो दे ही सकता है, बहुत आसान। ऐसे ही हमारा बी, ये भी खुद को दे सकता है, ए ये भी खुद को दे सकता है, ए बी ये भी खुद को दे सकता है। इसके अलावा और कौन कौन दे सकता है, ए को, ए बी को ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है, ओ भी दे सकता है, और ओ इधर ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है। उस बेसिस पर हमारा जो ओ ब्लड ग्रुप वाला हुआ, ये तो बन गया यूनिवर्सल डोनर, ये बन गया यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यही बात यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है, बहुत आसान। बस ये फ्लो चार्ट याद रखना इस डायग्राम से। आगे देखो, अब हम पढ़ेंगे पॉजिटिव और निगेटिव कैसे बनता है। अरे मैम ये तो हमको पता है, हमको ब्लड ग्रुप तो पता है कौन कौन से होते हैं, बट क्या आपने ये बताया कि ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव का मतलब क्या है, ए बी पॉजिटिव का मतलब क्या है, ए निगेटिव का मतलब क्या है, हाँ ये भी तो बताओ। वही हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ईजी। तो देखो कोई साइंटिस्ट ना, जब उन्होंने ब्लड ग्रुप सर्च किए उसके बाद वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे बेचारे, करते रहते हैं साइंटिस्ट बेचारे, वो तो पूरा ज़िंदगी एक्सपेरिमेंट्स ही करते रहते हैं। एक चीज़ की डिस्कवरी हुई तो दूसरी पे लग गए। उन्होंने फिर से एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया और उन्होंने देखा एक मंकी जिसका नाम था रिसेस मंकी। ये मंकी रिसेस मंकी, रिसेस मंकी पर एक अलग से एंटीजन प्रेजेंट था जिसको उन्होंने नाम दे दिया RH फैक्टर। ठीक है, तो रिसेस मंकी की RBC पर अलग से एक एंटीजन था जिसको बोल दिया RH फैक्टर। अब यही एंटीजन उन्होंने देखा कुछ ह्यूमंस के अंदर भी है, और अगर कुछ ह्यूमन के अंदर ये एंटीजन है तो RH पॉजिटिव RH निगेटिव। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो एंटीजन है ये ह्यूमंस में किसके, जो हमारे नॉर्मल एंटीजन है, ए एंटीजन बी एंटीजन, उनके साथ साथ एडिशनल प्रेजेंट है। समझ आ रहा है। तो ये क्योंकि एडिशनली प्रेजेंट है तो अगर ए के साथ RH भी आ गया तो हम उसको बोल देंगे ए पॉजिटिव। ए तो है ही, RH भी है, ए पॉजिटिव। बी के साथ आ गया तो अरे बी पॉजिटिव। ओ के साथ आ गया तो ओ तो नील था तो ओ पॉजिटिव।
और अगर नहीं है ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव एंड ए बी नेगेटिव। इन सब के बेसिस पर हमने नए ब्लड ग्रुप्स, नए तो नहीं कह सकते, मतलब और ब्लड ग्रुप 8 पार्ट में और डिवाइड हो गए। कैसे देखो ज़रा, RH है तो RH पॉजिटिव, हाँ अच्छा लिखा नहीं है इधर, मैं लिख देती हूँ। ए बी ओ, ये ब्लड ग्रुप थे हमारे। अगर यहाँ पर RH भी है, इनके साथ साथ मैंने लिखा एक टेबल, यहाँ पर RH पॉजिटिव, इधर RH निगेटिव। तो देखो ज़रा, अगर है तो A पॉजिटिव, A निगेटिव, B पॉजिटिव, B निगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव और O नेगेटिव। बहुत आसान। तो कौन किसको ब्लड डोनेट कर सकता है भाई? नेगेटिव वाले नेगेटिव को कर देंगे, क्या फर्क पड़ रहा है? पॉजिटिव वाले पॉजिटिव को कर दे, क्या फर्क पड़ रहा है? नेगेटिव वाले पॉजिटिव को कर दे तो भी क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन अगर पॉजिटिव वालों ने नेगेटिव को कर दिया, ये अनसेफ है। ये कंडीशन कैसी है मेरे बच्चों? अनसेफ है, क्योंकि अब वो एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगा उनका ब्लड। समझ आया अच्छे से? अब इस बेसिस पर, RH पॉजिटिव और नेगेटिव के बेसिस पर एक बहुत खास बीमारी होती है। उस बीमारी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या होता है उस बीमारी में। तो देखो ज़रा, ये बात है कुछ कपल्स की जिनमें बीमारी देखने को मिलती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो मान लो एक फादर है, एक मदर है। तो मैंने बोला एक है अपने पास फादर, एक है अपने पास मदर। अगर मान लिया हमने फादर है पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के साथ, मदर है निगेटिव, तो जैसे ही इनकी प्रेगनेंसी हुई, तो इनसे जो फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई, आफ्टर फर्स्ट प्रेगनेंसी दो कंडीशन हो सकती है। जो फीटस है, फीटस या तो होगा RH पॉजिटिव या होगा RH निगेटिव। अगर RH निगेटिव हो गया, मदर भी निगेटिव है, अरे बल्ले बल्ले, क्या फर्क पड़ता है? तो ये कंडीशन तो हमेशा सेफ है, निगेटिव वाली, क्योंकि मदर भी निगेटिव है। बट अगर RH पॉजिटिव बन गया, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो RH पॉजिटिव सेफ है, कोई दिक्कत नहीं। हमने बोला इन फर्स्ट प्रेगनेंसी RH पॉजिटिव वाला भी सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ड्यूरिंग डिलीवरी, ड्यूरिंग द डिलीवरी बच्चों क्या होता है, जैसे ही क्यों सेफ है? क्योंकि भाई प्लेसेंटा की वजह से आपस में कोई मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होती। मदर का फीटस का ब्लड कभी भी मिक्स नहीं होता, ये आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ोगे। लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम, सॉरी डिलीवरी के टाइम मेरे बच्चों क्या हुआ, सेल्स टूटी, प्लेसेंटा टूटी, तो उस टूटने की वजह से कुछ सेल्स जब आपस में टूटे तो ब्लड मिक्स हो गया, मदर का फीटस के साथ ब्लड मिक्स हो गया। अगर ब्लड मिक्स हो गया तो ड्यूरिंग डिलीवरी मदर एंड बेबीज ब्लड गॉट मिक्स। जैसे ही इनके ब्लड की मिक्सिंग हुई, वैसे ही क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गई। जैसे ही ब्लड मिक्स हुआ, वैसे ही मदर के अंदर एंटीबॉडीज बनने लगी। तो ये पहला बेबी तो सेफ है, ये तो डिलीवर हो गया आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ दिनों बाद मदर के अंदर, मदर प्रोड्यूस कौन सी एंटीबॉडी, RH पॉजिटिव एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडीज बनने लगी, जिसकी वजह से एक तो कंडीशन ये थी, यहाँ हुई थी पहली प्रेगनेंसी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ हो गई दूसरी प्रेगनेंसी, यहाँ दिक्कत हो गई। अरे क्या दिक्कत हो गई? दूसरी प्रेगनेंसी के टाइम पर क्या प्रॉब्लम हुई? अगर दूसरी प्रेगनेंसी में फिर से ये हो गई सेकंड प्रेगनेंसी, या फिर हम इसको सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी लिखते हैं। क्यों? आने वाली सारी प्रेगनेंसियों की मैं बात कर रही हूँ, सारी प्रेगनेंसीज की बात कर रही हूँ। सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी,
सबकी बात कर रही हूँ। आने वाली सारी प्रेगनेंसी में फिर से बच्चा या तो RH पॉजिटिव होगा या RH निगेटिव होगा। कौन? फीटस। तो RH पॉजिटिव ऑलवेज सेफ, सॉरी निगेटिव, ये तो हमेशा सेफ है। अरे बहुत बढ़िया। बट अगर RH पॉजिटिव बन गया फीटस तो अब मदर के पास एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, वो मार देगी। तो अगर ये बन गया, कौन बन गया? RH पॉजिटिव बन गया, ये अनसेफ है। क्यों? क्योंकि मदर के ब्लड में इस बार क्या है? क्या है बच्चों? एंटीबॉडीज है। किसके खिलाफ? RH के खिलाफ। तो ये जैसे ही ये कंडीशन बनी, इसने क्या कर दिया? बहुत ध्यान से देखना। इस कंडीशन में मदर ने ऑब्वियसली चाह के तो नहीं मारेगी, यहां पर फीटस की RBC को डिस्ट्रक्ट कर दिया, मार दिया। इस कंडीशन को ही बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस। इरिथ्रो मतलब इरिथ्रोसाइट, ब्लास्टोसिस मतलब उसको ब्लास्ट कर दिया, फीटैलिस मतलब फीटस की। तो फीटस के इरिथ्रोसाइट्स को तोड़ दिया, फिर से उसको वही क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा या जॉन्डिस हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यही सब मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है। तो सेकंड प्रेगनेंसी, पहली प्रेगनेंसी हमेशा सेफ है। RH निगेटिव चाहे पहला हो चाहे दूसरा हो, हमेशा सेफ है। सिर्फ पॉजिटिव वालों को खतरा है, वो भी कब से? आफ्टर फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद से। इसका ट्रीटमेंट कुछ हो सकता है? अब ये बीमारी है, ऐसे तो बहुत दिक्कत हो सकती है। इसका ट्रीटमेंट है, अगर आप पहली डिलीवरी के बाद ही यहाँ पर, कहाँ पर? पहली डिलीवरी के बाद ही यहाँ पर मदर को रेडीमेड एंटीबॉडी दे दो, यहाँ दे दो ज़रा आप, ठीक है। यहाँ पर हमने रेडीमेड एंटीबॉडी दे दी, तो इससे क्या हो जाएगा इसका? अरे कलर तो दिख ही नहीं रहा बच्चों। हमने दे दी रेडीमेड एंटीबॉडी, रेडीमेड एंटीबॉडी। इससे क्या हुआ? इससे प्रिवेंशन हो गया एंटीबॉडीज का। मदर खुद से एंटीबॉडीज नहीं बना रही है, तो ये इस बीमारी का प्रिवेंशन है, इस बीमारी को होने से रोकना। समझ आया अच्छे से? तो इस बीमारी की ट्रिक क्या हो सकती है याद करने की? मदर ऑलवेज शुड बी पॉजिटिव, फीमेल ऑलवेज शुड बी पॉजिटिव। यहाँ पर निगेटिव थी तो देख लो क्या हो गया, हमेशा पॉजिटिव होना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे सर्कुलेशन की। देखो ध्यान से समझो, इतना समझ आया अच्छे से? सर्कुलेशन या तो ओपन सर्कुलेशन हो सकता है। अब हम आ रहे हैं सर्कुलेशन वाले पार्ट पर, यहाँ तक हमारा ब्लड वगैरह सब एक्स्ट्रा पार्ट खत्म। सर्कुलेशन क्या होता है बच्चों मेरा? सर्कुलेट करना। अब या तो वो ओपन हो रहा है या क्लोज्ड है। अगर मैं ओपन की बात करूं, ओपन मतलब फ्रीली मूव कर रहा है, ब्लड मूव फ्रीली। या फिर मैं बोल सकती हूँ सेल्स डूबी हुई है, ठीक है, सेल्स बेस्ड इन ब्लड, ब्लड में डूबी हुई है। जबकि क्लोज्ड में सर्कुलेट इन क्लोज्ड नेटवर्क, सेल्स कभी भी कांटेक्ट में नहीं आने वाली है ब्लड के। सेल्स आर नॉट कम इन कांटेक्ट विद ब्लड, कभी भी ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आएंगे। समझ आया? ओपन सर्कुलेशन किस में देखने को मिलता है, क्लोज सर्कुलेशन किस में देखने को मिलता है? ये मोलस्का में देखने को मिल रहा है। क्लोज सर्कुलेशन तो आगे वर्टिब्रेटा में मिल ही रहा है देखने को। तो बात करते हैं, अब हम बात करेंगे चेम्बर सेपरेशन। देखो हमने ओपन क्लोज पढ़ लिया, बहुत इजी, ये सब आप वैसे टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो, इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, एनिमल टिश्यू में। अब हम बात करेंगे अलग अलग चेम्बर्स के बेसिस पे। हार्ट कितने चेम्बर में डिवाइडेड है? देखो या तो हार्ट होगा 2 चेम्बर्ड या 3 चेम्बर्ड या 4 चेम्बर्ड। अगर फिशेस की मैं बात करूं, उनके अंदर हार्ट कैसा है हमारा? 2 चेम्बर्ड हार्ट है भाई।
फिशेस के अंदर 2 चेम्बर का हार्ट है। हाँ, क्या होगा 2 चेम्बर? एक होगा आर्ट्रिया, कुछ ऐसे, एक होगा वेंट्रिकल। ये 2 चेम्बर फिश के अंदर हार्ट बना रहे हैं। 3 चेम्बर होगा एम्फीबियन के या फिर रेप्टाइल्स के अंदर, जिसमें होंगे हमारे 2 आर्ट्रिया, एक कॉमन वेंट्रिकल। ये 2 आर्ट्रिया, एक वेंट्रिकल, ये हो गए 3 चेम्बर हार्ट। और ह्यूमंस के केस में आपको पता ही है 4 चेम्बर होंगे, 2 आर्ट्रिया, 2 वेंट्रिकल। बहुत आसान। तो फिशेस के अंदर क्या हो रहा है? फिशेस के अंदर क्या हो रहा है? एक आर्ट्रिया है, एक वेंट्रिकल है, 2 ही चेम्बर है। तो यहाँ पर कैसा सर्कुलेशन है? कैसा है? सिंगल सर्कुलेशन है, एक ही बार हार्ट से ब्लड मूव कर रहा है। जबकि एम्फीबियंस के अंदर कैसा है? 3 चेम्बर्ड है, ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है। मतलब डबल सर्कुलेशन, हार्ट से मूव तो कर रहा है ब्लड लेकिन इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हो गई ब्लड की मिक्सिंग। वेंट्रिकल के अंदर ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड सब मिक्स हो गया। जबकि फिश के अंदर एक ही सर्कुलेशन था, तो गिल्स ही उसको ऑक्सीजनेटेड बनाते थे और वापस हार्ट में भेज देते थे। ह्यूमन के या मैमल्स के अंदर तो बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे, अभी उसको छोड़ देते हैं। इसका एक एक्सेप्शन है जो कि है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल का कौन सा चेम्बर हार्ट होता है? 4 चेम्बर हार्ट होता है। अब हम बात करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ईजी है, बड़े अच्छे से आराम से समझ में आएगा। अब शुरू करते हैं हमारा आज का मेन टॉपिक, ह्यूमन सर्कुलेशन। ह्यूमन सर्कुलेशन की अगर मैं बात करूं, हम इसमें पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। हेडिंग डाल दो सभी बच्चे, ह्यूमन हार्ट। इसके कुछ की पॉइंट्स हमको याद रखने हैं। सबसे पहले हार्ट है कहाँ? हार्ट है हमारा थोरेकिक कैविटी में। थोरेकिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी क्या होता है? डायफ्राम के अबव, ये वाली कैविटी, डायफ्राम से नीचे अब्डोमिनल कैविटी। कहाँ है? बिटवीन द लंग्स है, 2 लंग्स के बीच में है, बिटवीन द लंग्स। किधर की तरफ टिल्टेड है? हल्का सा टिल्टेड, टिल्टेड टुवर्ड्स किधर? लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ टिल्टेड है। इसके अलावा हार्ट का जो ओरिजिन है बच्चों वो होता है मीजोडर्म से। हमने जोमलेयर 3 टाइप की पढ़ी है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। बीच वाली को हम बोलते हैं मीजोडर्म। तो जो हमारा हार्ट है वो किससे बना हुआ होता है? ओरिजिनेटेड फ्रॉम किससे? मीजोडर्म से। मीजोडर्म से बना हुआ होता है। समझ आए तीनों चारों पॉइंट? अब अगर ह्यूमन हार्ट की मैं बात करूं, इसमें होंगे 4 चेम्बर, 4 चेम्बर का हार्ट है। अपर 2 चेम्बर और लोअर। अपर को हम बोलेंगे, अपर 2 चेम्बर को क्या बोलते हैं? आर्ट्रिया। इसको थोड़ा अलग लिख लेते हैं, आर्ट्रिया। लोअर 2 चेम्बर को क्या बोलेंगे? लोअर 2 चेम्बर को क्या बोलेंगे बच्चों? इसको हम बोलेंगे वेंट्रिकल। अब यहां से सब कुछ डायग्राम से समझना शुरू करेंगे। अब मैं आपके सामने बना रही हूं ह्यूमन हार्ट के 4 चेम्बर। अच्छे से बनाओ, समझो, और कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ मुझे। देखो, ये हो गए 4 चेम्बर। अपर 2 कहलाए मेरे आर्ट्रियम, लोअर 2 कहलाए मेरे वेंट्रिकल्स। ठीक है, ये साइड हो गई मेरी राइट साइड। हम जब भी बोर्ड पर लिखते हैं तो हम अपोजिट लिखते हैं। ये हो गया हमारा राइट, ये हो गई हमारी लेफ्ट। तो ये हो गया हमारा राइट वेंट्रिकल, ये हो गया हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, हालांकि चलो लाइट LR से समझ आ रहा है। चलो अब ध्यान से देखो, इनके बीच में जो वॉल है, यहां पर भी एक वॉल आपको दिखाई दे रही है, ये नीचे भी एक वॉल आपको दिखाई दे रही है, ये। इसका साइज हल्का सा बड़ा कर लेते, समझेंगे साथ साथ, कंफ्यूजन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसको बोला गया है, अपर वाली वॉल को बोला है हमने इसको, अरे इसको बोला है इंटर आर्ट्रियल
सेप्टम, सेप्टम वर्ड किसके लिए आता है? बीच की वॉल के लिए। इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। नीचे वाली वॉल को क्या बोला है? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। जब दो आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में कोई वॉल हो, ये वाली वॉल, इसको क्या बोला है हमने? इसको हमने बोला है बच्चों आर्ट्रियो। इसको लिखा जाएगा कहाँ? आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। समझ आया अच्छे से? तो दो आर्ट्रियम के बीच की वॉल को बोला इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटर मतलब दो के बीच में, दो वेंट्रिकल के बीच की वॉल को बोला इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। आर्ट्रियो और वेंट्रिकल के बीच की वॉल को बोला आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। करेक्ट है? चलो वेरी गुड। अब हम बात करेंगे, हमने एक भी बेसिक पढ़ा है, हमने हार्ट के अलग अलग चेम्बर के बारे में पढ़ा है, उसके सेप्टम के बारे में पढ़ लिया है। अब हमको देखना है और स्ट्रक्चर के बारे में, हार्ट की जो वॉल है वो कैसी है। ठीक है, हम जब हार्ट के बारे में पढ़ते हैं हम स्पेशल वॉल बोलते हैं उसको। कैसी होती है वो? कार्डियक मसल की बनी हुई, ये तो हम जानते हैं, ये खैर हम आगे देखेंगे भी। लेकिन अभी इस टॉपिक के अंदर हमको हार्ट के अलग अलग डायग्राम्स देखने हैं, अलग अलग फंक्शनिंग देखनी है, कैसे काम कर रहा है, किस किस चीज़ों से मिलके बना है। एक हमने सेप्टम देखा, अब हम देखेंगे चलो ये मैं आपको सब बता चुकी हूँ, इतना तो मैंने आपको बता ही दिया है। क्या क्या बता दिया है? मॉर्फोलॉजी, मेसोडर्मली ओरिजिन, मेसोडर्म से मिलके बनी है। साइज होगा, अच्छा साइज होता है इसका बंद मुट्ठी के जितना, क्लेंज्ड फिस्ट। इसको यहाँ पर ऐड करेंगे हम। इसका साइज कितना है? साइज है इसका, अच्छा ऐसे कैसे? इसका साइज है क्लेंज्ड फिस्ट के बराबर, एक बंद मुट्ठी के बराबर। साथ ही साथ मेरे बच्चों इसका वेट कितना है ह्यूमंस के अंदर? लगभग अप्रोक्सीमेटली कितना है? 300 ग्राम है। चलो, तो कैसा है? साइज है क्लेंज्ड फिस्ट के जैसा, बंद मुट्ठी के जैसा। इतना सा ही आपका हार्ट होता है। कहाँ है? थोरेकिक कैविटी में लोकेटेड है, टिल्टेड है हल्का सा लेफ्ट की तरफ। चेम्बर है 4 चेम्बर, 2 अपर आर्ट्रियम, 2 लोअर वेंट्रिकल्स। अब यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू होता है। अब हमारा हार्ट जो है वो प्रोटेक्टेड है। कैसे प्रोटेक्टेड है वो सब हम अभी देखने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर आज की क्लास में इतना ही। अब ह्यूमन हार्ट के बारे में, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगी ये क्लास, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम एक पूरी मैराथन लेंगे, जिसमें हम ह्यूमन हार्ट पढ़ेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगली वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। अच्छे से इतना प्रिपेयर करके आना, और जो भी इसके PYQs वगैरह है वो सब मैं उसी वीडियो में आपको कवर भी करवाऊंगी। ठीक है, इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मुझसे बात कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।